हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद ऑपरेशनल कैरेक्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल कैरेक्टर्स कैसे एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर द कन्वीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल कैरेक्टर्स कैसे एप्लीकेशन दे सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट ऑपरेशनल कैरेक्टर एंड कॉर्पोरेट डेटर एंड सम मिसलेनियस पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेशनल क्रिएटर्स के बारे में, सो गाइज मेरा क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशनल क्रिएटर्स कौन होते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ सप्लाई किया होता है कंपनी को। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल सप्लायर हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है जिसने कुछ ना कुछ सर्विस दी होगी। अब जहाँ सर्विस की बात आएगी, जहाँ गुड्स की बात आएगी, तो वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आती है गाइज, जो कि होती है इनवॉइस। तो ये भी वहीं से स्टार्ट होगा। तो अगर हम ऑपरेशनल क्रिएटर्स की बात करें तो ये भी प्रोविजंस वहीं से स्टार्ट होंगे विद इनवॉइस। सबसे पहले डेटर ने कुछ खरीदा, क्रेडिटर ने कुछ बेचा, डेटर पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्रेडिटर क्या करेगा, एक इनवॉइस प्लस डिमांड नोटिस कि भाई पैसे दे दे, ये दो चीज़ें पहुंचाएगा, डिलीवर करेगा किसके पास, डेटर के पास अपने, कि भाई दे दे पैसे। ठीक है। उसके बाद आता है कि डेटर के पास होंगे फिर 10 डेज। इन 10 डेज के अंदर अंदर गाइस डेटर को इसको पैसे वापस करने होंगे, या फिर अगर वो इस डिमांड नोटिस से एग्री नहीं करता, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट की इंफॉर्मेशन देनी होगी। बट एक चीज़ और हो सकती है इसके पास, हो सकता है कि इसने पेमेंट ऑलरेडी कर दी हो, तो उसने अगर कर दी है तो उसको उस पेमेंट के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की डिटेल देनी होगी, या फिर कोई ऐसी डिटेल कि भाई मैंने तेरे को पैसे भेज दिए थे, तूने उसको विड्रॉ करके यूज़ भी कर लिया, तो अगर वैसी कोई डिटेल है तो वो भी। तो ये रिजॉर्ट आता है हमारे डेटर साहब के पास। तो यहाँ पर अगर दो पार्टीज़ के बीच का काम हो गया गाइस, यहाँ पर बात हो रही है क्रेडिटर की। क्रेडिटर मैक्सिमम अपने पावर में क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। बट गाइज वो एप्लीकेशन करने से पहले उसको एक डिमांड नोटिस एंड इनवॉइस देना पड़ेगा, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये मेक श्योर करना चाहती है मेरे पास आने से पहले तुम अपनी तरफ से अपना काम तो निपटाओ। क्या तुमने उससे पैसे मांग के देखा, या तुम सीधा ही उठ के मेरे पास आ गए कि यार मेरे पैसे खाली कराओ, मुझे नहीं बात करनी उससे, मुझे नहीं अच्छा लगता वो, ऐसा नहीं है। तो पहले आप उसको डिमांड नोटिस भेजो, ये क्रेडिटर का काम है। फिर आएगा डेटर का काम कि या तो वो उसको पेमेंट करेगा, या वो डिस्प्यूट के बारे में बताएगा, या फिर वो उसके बारे में बताएगा कि पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ भाई, तू विड्रॉ भी कर चुका है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन देगा। इन सब के होने के बेसिस पे, यानी कि फॉर एग्जांपल इसने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे डेटर ने इन तीनों में से कोई काम नहीं किया, उसने डिस्प्यूट के बारे में नहीं बताया, उसने पेमेंट नहीं की, उसने ये भी नहीं बताया कि पेमेंट मैं कर चुका हूँ, तो उस केस के अंदर क्या होगा, फिर हमारे क्रेडिटर भाई साहब के पास ये राइट आ गया है कि वो जा सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, उनका दरवाज़ा नॉक किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, इसके दरवाजे के पास जाके क्या खाली हाथ जाके खड़े हो सकते हैं, नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ लेके जाना होगा। तो वो क्या है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को चाहिए। तो जब ये सब होने के बाद क्रेडिटर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, तो वो क्या क्या लेके जाएगा, ये गया क्रेडिटर, ये चला AA के पास। तो सबसे पहले तो वही डिमांड नोटिस और इनवॉइस, उसकी कॉपी, कि मैंने तो भेजा था, मैंने नोटिस भी भेजा जैसा कि आपने कहा मुझे, मैंने उसको इनवॉइस भी भेजा, उसने कुछ नहीं दिया। ठीक है। दूसरी चीज़ एक एफिडेविट, ये बताते हुए कि भाई कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। तीसरी चीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट, कि भाई इसके पास कोई भी पेमेंट, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होगा जहाँ पर ये अपना पेमेंट्स का लेना देना करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, वो ये बताते हुए कि भाई इसके पास उस डेटर से कोई पेमेंट नहीं आई है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इनवॉइस। फोर्थ पॉइंट आएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास कोई इंफॉर्मेशन हो। फिफ्थ आता है कि और कोई एविडेंस या प्रूफ जिससे ये प्रूव हो सके कि पेमेंट ड्यू है और पेमेंट नहीं हुई है पेमेंट के बारे में। और एंड में गाइस हर प्रोविजन में जो होता है, सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो सच अदर इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर दे दी जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा एम्फेसिस डालना चाहूँगा, और वो क्या बनता है कि ये दो चीज़ों का, ये दो इंफॉर्मेशन गाइज ऐसी हैं जो इन प्रोविजंस के अंदर इफ़
एनी के अंडर आती है, यानी कि अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाएँ। तो गाइस ये जरूर ध्यान रखना है कि आप कहीं इस चीज़ में फंस ना जाए, क्योंकि जब भी हम पॉइंट करने लगते हैं एग्जाम में, जब हम लिखने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये पूरे के पूरे 6 पॉइंट सामने आ जाएंगे कि हाँ यार ये 6 चीज़ें थी जो डिपॉजिट करनी थी, अगर नहीं कर पा रहा है तो हम उस क्वेश्चन को गलत बता सकते हैं। ऐसा ना करें, ये ध्यान रखना है। आपको एक और सर्कमस्टांस देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो बाहर का है, ये चाइनीज़ माल मंगवाता था, बाहर का चाइनीज़ कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर है। अब वहाँ की कंट्री में ये सर्टिफिकेट उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं प्रोवाइड कराते, तो वो कहाँ से लाएगा? या इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसने अपना डाटा वहाँ पर नहीं डाला हुआ, तो क्या दिक्कत आएगी? तो क्या वो एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा? बट नहीं, उसको अलाउ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक और प्रूफ की यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि आप कोई और एविडेंस या कोई और प्रूफ ऑफ पेमेंट दिखा सकते हैं, तो उसके बेसिस पे ये चीज़ हो सकती है। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन इस चीज़ पे गलत ना हो जाए। सो गाइज ये थी एप्लीकेशन। अब क्या होगा, अब जब ये सब लेके हम चले गए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का बनता है कि वो देखेगा किन किन चीज़ों को। पहली बात तो कि ये डिमांड नोटिस भेजा गया था, डिमांड नोटिस। दूसरी बात देखेगा कि भाई उसने कोई पेमेंट नहीं की एक्चुअल में। तीसरी बात देखेगा कि कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पेमेंट कर रहा है ना। उसके बाद देखेगा कि जो उन्होंने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो प्रपोज किया है उस पर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी नहीं है। काफ़ी इंप्रेस हो रहा है एडजुकेटिंग अथॉरिटी कि सब कुछ सही किया इन्होंने। और सबसे पहला पॉइंट जो सॉरी मैं भूल गया, वो था कि एप्लीकेशन जो की गई थी वो कंप्लीट थी, उसमें भी कोई कमी नहीं थी। तो AA हुआ इंप्रेस और उसने इस एप्लीकेशन को कर लिया एक्सेप्ट कि चलो भाई तुम्हारी CRP अब शुरू करते हैं। लेकिन इन सब का कुछ भी अगर उल्टा हुआ, यानी कि एप्लीकेशन वाज इनकम्प्लीट, डिमांड नोटिस नहीं भेजा, पेमेंट टाइम पे हो चुकी थी, डिस्प्यूट कोई था, या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, उन केसेस के अंदर AA को आएगा गुस्सा एंड AA बोलेगा कि ठीक है भाई तुम्हारी एप्लीकेशन हो गई है रिजेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ये सारे प्रोविजन यहाँ पर चलते हैं। अब क्या रिजेक्शन फाइनल है? जब AA ने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो क्या ऑपरेशन क्रिएटर अपने पैसे वसूल ही नहीं कर पाएगा? बट नहीं गाइज, ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस की जाएगी 14 डेज के अंदर। बट उस 14 डेज के बाद 7 डेज का टाइम मिलता है हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर को कि वो उस एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उसको रेक्टिफाई करके दोबारा जा सकता है कि यार AA मुझे एक बार और मौका दो। एंड फिर AA को लगता है तो वो सेटिस्फाई होकर उस चीज़ को कर सकते हैं। अब गाइज हम यहाँ पर एडजुकेटिंग अथॉरिटी बार बार बात करें तो ये है कौन? तो यहाँ पर अगर हम एडजुकेटिंग अथॉरिटी की बात करें तो वो है हमारे NCLT, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो गाइज ये था ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का पॉइंट, काफ़ी अच्छे से मैंने कराया है आई होप। एंड इसको एक बार स्टडी मेट से भी देखें तो यही सब चीज़ें हैं। डिमांड नोटिस सबसे पहले दिया गया, उसके बाद ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस कॉर्पोरेट डायरेक्टर क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बताएगा कि वो डिस्प्यूट है, या फिर अगर उसने पेमेंट कर दी है तो वो ये बताएगा कि यार मैं पेमेंट कर चुका हूँ और उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का ये प्रूफ है जिसके वजह से तुम मानो कि पेमेंट हो चुकी है, या फिर तुम विड्रॉ भी कर चुके हो उस पैसे को, तुमने एनकैश करा लिया है, मैंने चेक इशू किया तुम उस चेक को एनकैश करा चुके हो, अब क्यों मेरे से पूछ रहे हो दोबारा? तो वो चीज़। अब एप्लीकेशन चली गई तो एप्लीकेशन के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको बताया, कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस, एफिडेविट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ अवेलेबल, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इफ अवेलेबल, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इफ अवेलेबल, एनी प्रूफ, या फिर और अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद दोबारा फिर दामोदार आया पूरा AA के पास, तो ये सब चीज़ें थी कि किन किन बेसिस में वो एक्सेप्ट करेगा, किन किन सर्कमस्टांसेस में वो रिजेक्ट कर देगा। एंड एक प्रोवाइजो यहाँ पर दिया गया था कि 14 डेज में रिजेक्ट या एक्सेप्ट तो हो जाएगी, अगर रिजेक्ट हो गई तो 7 डेज में दोबारा एक रिन्यूड एप्लीकेशन की जा सकती है, उसको इंप्रूवमेंट के साथ कि यार अब देखो क्या अब मेरा काम सही लग रहा है आपको, कि अब आप मुझे अलाउ कर सकते हैं CIRP के लिए, तो वो उसके बाद AA दोबारा कंसिडर करेगा। विड्रॉल की अगर हम बात करें तो दोबारा से गाइज वही सेम फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले पॉइंट आ जाएंगे कि तीनों चीज़ें बन जाएगी। सबसे पहले COC बनने से पहले, COC बनने के बाद, इन्विटेशन देने के बाद, इन तीनों के बाद जो जो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। एंड ये सब चीज़ें होने के बाद कमेंस हो जाएगी, शुभारंभ हो जाएगा CIRP का अंडर सेक्शन नंबर 9। ठीक है गाइज, ये था कॉर्पोरेट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का पॉइंट। एप्लीकेशन की जा सकती है CIRP स्टार्ट करने के लिए बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अब वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन हो सकता है, यहाँ पर दिया गया है कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कोई कॉर्पोरेट डायरेक्टर हो सकता है,
जिसने पैसे लेने हैं, या फिर उसका कोई मेंबर हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है जिसको ऑथराइज किया गया है बाय द डॉक्यूमेंट्स कि ये बंदा हमारे लिए, हमारे बिहाफ में कोई एप्लीकेशन देनी होगी तो वो देने के लिए कैपेबल है। या फिर कोई अदर इंडिविजुअल हो सकता है जो इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग एंड ऑपरेशंस है, या फिर कोई अदर ऐसा पर्सन जो कंट्रोल या सुपरविजन के अंडर आता है उसके, तो ऐसे लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट गाइज कॉर्पोरेट यहाँ पर बात आ गई है, और जहाँ कॉर्पोरेट आया वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेजोल्यूशन का रोल बीच में ना आए। तो यहाँ पर कहा गया है स्पेशल रेजोल्यूशन। एप्लीकेंट एप्लीकेशन तो कर सकता है बट बिना रेजोल्यूशन पास किए वो भी नहीं कर पाएगा, उसकी भी वहाँ पर शक्तियाँ अधूरी हैं। तो गाइज उसके अंदर हम कंटिन्यू करें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट है, बुक्स अकाउंट्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑडिट होती है, सब कुछ होता है। दूसरा, आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम बता दो, एंड तीसरा आप उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हमारे पास ले आओ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर्स यानी 75%। उसके बाद आता है हमारे पास कि एडमिशन और रिजेक्शन। तो अगर एडमिट करना होगा किस किस केसेस के अंदर, गाइज यहाँ पर ज़्यादा कुछ था ही नहीं तो ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अगर एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट है और आरपी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, सेम वे रिजेक्ट हो जाएगी अगर इसका उल्टा होगा तो कॉर्पोरेट डेटर अगर हम देखें तो काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद इनकी इंश्योरेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोविड आने के बाद 25 मार्च 2020 के बाद सस्पेंड कर दिया था इन प्रोविजंस को कि आप कोई भी एप्लीकेशन इन प्रोविजंस के अंडर नहीं कर पाएंगे फ्रॉम 25 मार्च से लेकर 6 महीने तक। और ये सस्पेंशन अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस में कभी और भी किया जा सकता है, बट द मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 1 ईयर। 1 ईयर से लंबे सस्पेंशन नहीं हो सकता। आप 1 साल से ज़्यादा आप लोगों को डिप्राइव नहीं कर सकते एप्लीकेशन करने से अंडर दिस एक्ट। अब यहाँ पर गाइस दिया गया है कुछ ऐसे लोग जिनको मना किया गया है कि आप सीआरपी नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। तो वो कौन कौन है, तो ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जिसपे ऑलरेडी अंडरगोइंग है वो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो कि गाइस आता है 54C के अंदर। तो जहाँ पर भी ये लिखा होगा आई जस्ट मेंशन 54C, बहुत लंबा सा नाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर या कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर कोई कॉर्पोरेट डेटर जो ऑलरेडी अंडरगो कर रहा है ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो यहाँ पर बात की गई थी कि कोई डेटर है जिसके अगेंस्ट आपको फाइल करना है और उसके पास ऑलरेडी चल रहा है तो आप नहीं कर सकते, या आप ऑलरेडी किसी के अगेंस्ट अंडरगोइंग हैं तो भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि कोई कॉर्पोरेट डेटर ऐसा है जिसने अभी 12 महीने पहले कंप्लीट की है उस प्रोसीडिंग्स को, तो यार उसको क्यों वहाँ पर भी नहीं कर पाओगे आप, आपने ऑलरेडी किया है, आप दोबारा कर रहे हो, आपका यही काम रह गया है। तो उस चीज़ में भी आपको थोड़े टाइम के लिए 12 महीने का एक तरह से कूलिंग पीरियड यहाँ पर दिया गया है कि आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, शायद नया पॉइंट है इसलिए इसको डार्क किया गया है यहाँ पर। ये चैप्टर नंबर 3A के अंडर कहा गया है कि अगर चैप्टर 3A के अंदर आपकी कोई एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया गया है तो उस केस के अंदर 12 मंथ्स के अंदर 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो उस केस के अंदर आपको भी एप्लीकेशन डालना नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कोई कॉर्पोरेट डेटर है, कोई ऐसा फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसने वायलेट किया है किसी प्रोविजंस को पिछले 12 महीने के अंदर। तो 12 महीने हर पॉइंट के अंदर इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यानी कि 12 महीने पहले आपने कोई आपकी प्री पैकेज जस्ट खत्म हुई है, या फिर 12 महीने तक आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, या फिर 12 महीने तक आप पिछले किसी चैप्टर 3A के अंदर भी आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, और कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम लिक्विडेशन ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड। अब पॉइंट नंबर A एंड पॉइंट नंबर D के रिगार्डिंग गाइड एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, जो क्या कहता है कि कोई अगर कॉर्पोरेट पर्सन है यानी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है वो इस चीज़ को कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये प्रिवेंट नहीं करता किसी डेटर को, किसी कॉर्पोरेट डेटर को, ये ध्यान से देखेंगे, किसी कॉर्पोरेट डेटर को इन 2 पॉइंट्स के अंडर किसी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट इनिशिएशन करने के लिए, यानी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट इन 2 केसेस में कौन कौन से, कि कोई कॉर्पोरेट डेटर ऑलरेडी अंडरगोइंग है 54C के अंडर, या फिर कोई कॉर्पोरेट डेटर है जिसके अगेंस्ट लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चल रही है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर यानी होमोजिनिटी मेंटेन की जाएगी। कॉर्पोरेट डेटर के अंडर अगेंस्ट ये प्रोविजन कर सकता है, वहाँ पर उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। तो इसको हाईलाइट करके इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लीजिए ताकि रिवाइज करते समय आपको इसमें दिक्कत ना आए। उसके बाद आएगा गाइज यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। वो एग्जांपल क्या बात करता है, जो हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट डेटर होता है, ठीक है। उस कॉर्पोरेट डेटर को फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट एप्लीकेंट रखा होता है किसने, जो कि एप्लीकेशन कर सकता है उस बिहाफ में, बट सिर्फ एप्लीकेशन इज नॉट इनफ, साथ में आपको रेजोल्यूशन भी लगेगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है जो एप्लीकेशन कर रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है कि वो क्या वो एप्लीकेशन वैलिड होगी। तो यहाँ पर आंसर यही बनता है कि इन इट सेल्फ वो एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगी, बट इफ दैट एप्लीकेशन इज बैक्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन तो उस केस के अंदर उसको अलाउ कर दिया जाएगा।
अब गाइज यहाँ पर अगेन आता है कि डिस्पोजल ऑफ सेक्शन 54C एंड अंडर सेक्शन 7, 9 या 10, यानी कि ये जो ऊपर के हमने तीनों के बारे में अब तक बात किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, और साथ में एक एप्लीकेशन हो रही है 54C के बारे में भी, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो गाइज वहाँ अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल पहली सिचुएशन क्या बनती है, पॉइंट नंबर ए ये बनता है कि 54C की एप्लीकेशन पेंडिंग थी और उसके बाद आप 7, 9 या 10 की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिस्पोज किया जाएगा 7, 9 और 54C को, यानी कि ये ऑलरेडी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सब यहाँ पे आता है, जो पहले आया है उसको पहले हम निपटाएंगे। उसके बाद लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल सेकंड पॉइंट नंबर बी ये बोलता है कि आपने 7, 9 और 8 के अंडर एप्लीकेशन की हुई थी, उसके 14 डेज के अंदर अंदर 54C की भी एप्लीकेशन हो गई, तो क्या होगा, तो डबल ए प्रायोरिटी देगा 54C को। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो है ही है, प्लस साथ में अगर आप 14 डेज के अंदर अंदर 54C लेके आ जाते हैं तो पहले 54C को डिस्पोज किया जाएगा एंड देन 7, 9 और 10 को डील किया जाएगा। लेकिन अगर 14 डेज के बाद अगर आप जाते हैं 54C को लेके, तो पहले 7, 9 और 10 को ही डील किया जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और एडिशनल है यहाँ पर, जो कि ये बोलता है कि अगर इस कोड के आने से पहले अगर 7, 9 एंड 10 की एप्लीकेशंस ऑलरेडी चल रही थी, पेंडिंग थी, तो ये एक्ट ये भी प्रोविजंस हैं, ये अप्लाई नहीं होंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये 7, 9 एंड 10 की एप्लीकेशन की गई थी इस पर्टिकुलर डेट से पहले, यानी कि और इस डेट पे आया था कोड, 14 डेज अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या 54C की एप्लीकेशन किए जाने पर वो इस चीज़ को सेट असाइड करके पहले इसको निपटाएंगे? नहीं, क्योंकि कोड के आने से पहले अगर 7, 9, 10 की अगर एप्लीकेशन की गई थी तो उस केस के अंदर पहले 7, 9, 10 को ही डील किया जाएगा, अगर इवन दो 14 डेज के अंदर 54C की एप्लीकेशन हो रही है। सो गाइज यही था, इसको अगर डिटेल में यहाँ पर यही दिया हुआ है। पहला पॉइंट है हमारा 54C पहले किया हुआ था तो पहले उसी को ऑब्वियसली डिस्पोज किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकंड पॉइंट था कि 7, 9, 10 किया गया है, 54C हो गया 14 डेज में, तो पहले 54C को निपटाया जाएगा। अगर 54C होता है 14 डेज के बाद तो पहले 7, 9, 10 को निपटाया जाएगा। और अगर इस एक्ट के आने से पहले 7, 9, 10 की एप्लीकेशन थी और इवन दो 14 डेज के अंदर अंदर आप उसको कर देते हैं एक्ट के आने के बाद, तो उस केस के अंदर पहले 7, 9, 10 को ही देखा जाएगा, ये एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है एक मिला के प्रोविजन यहाँ पर लिख दिया है कि 14 डेज में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इनको अप्रूव करना है, और 14 डेज में रिजेक्ट अगर कर देती है तो 7 डेज के अंदर आप रेक्टिफाई करके उसको दोबारा वैलिड करवा सकते हैं, दोबारा उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कराने का मौका दे सकते हैं। सो गाइज यहाँ तक हमने अब देखा, जितनी भी बात हुई है ये सारी ये हुई है एक क्रेडिटर के एंड तक, कि आपने एप्लीकेशन करने तक आपको एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर का हमने देखा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का हमने देखा एंड कॉर्पोरेट डेटर्स का देखा कि ये सब मिलकर एप्लीकेशन किस मैनर में करेंगे। अब गाइस एप्लीकेशन हो चुकी है, हम मानते हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब प्रोसीडिंग्स आगे कैसे बढ़ेगी। तो अगली क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस, प्रोसीडिंग्स कैसे होने वाली है एप्लीकेशन के पॉइंट के बाद। So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, and be sure to like and subscribe, and thank you for watching.